नमस्कार दोस्तों, अब देखिए अपन बात करते हैं बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी बालू का स्तूप की। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तब बनने वाली स्थलाकृति को अपन बालू का स्तूप कहते हैं। और यह जो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप हैं ये जैसलमेर ज़िले में बनते हैं। अब इसके एक एक करके टाइप के बारे में, प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जो जमाव है वो अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है तो बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो अपना बरखान कहलाता है। और यह बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं, शेखावाटी में भी अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है, जब अपने पवन के द्वारा जब मिट्टी का जमाव किसकी अनुप्रस्थ स्थिति में या फिर अपन बोल सकते हैं समकोण स्थिति में किया जाता है तो जो बनने वाली स्थलाकृति है वो समकोण स्थिति में बनेगी। और यह अपने बाड़मेर या फिर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक बनते हैं। तीसरा है अपना, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव के अनुदैर्ध्य या फिर रेखीय स्थिति में किया जाए तब बनने वाली जो अपनी स्थलाकृति है वो अपनी रेखीय कहलाएगी। और यह सर्वाधिक अपने जैसलमेर ज़िले में बनेंगे। अब देखिए अपना चौथा टाइप है वो है चौथा टाइप मरुस्थल में जो पथरीली चट्टानें मिलती हैं उस पथरीली चट्टान के चारों तरफ जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है तब बनने वाली जो स्थलाकृति है वो हमें तारानुमा कहते हैं इसको। और यह सबसे ज़्यादा जैसलमेर और दूसरा श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ पर अपन को तारानुमा बालू का स्तूप के प्रकार के टाइप में मिलती है। पांचवा है अपना, जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव बरखान के विपरीत अगर मिट्टी का जमाव हो तो तब बनने वाले जो बालू का स्तूप का जो प्रकार है वो पैराबोलिक कहलाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बालों में जो हेयर पिन लगाते हैं उस प्रकार से अगर पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जा रहा है तो तब बनने वाली जो स्थलाकृति है वो अपनी पैराबोलिक कहलाती है। अब देखिए जो अपना अगला पॉइंट है वो है सीप, यानी जब बरखान का निर्माण होता है पवन के द्वारा जब अर्धचंद्राकार आकृति में मिट्टी का जमाव किया जाता है तो उसको अपन ने बरखान बोला था। अब क्या होता है, जब बरखान का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान जब पवन एक ही दिशा में क्या कर दे, इसकी भुजा में परिवर्तन कर दे, यानी एक भुजा इसकी क्या हो जाए, लंबी हो जाए, तब बनने वाली जो स्थलाकृति होगी वो अपनी क्या कहलाएगी, सीप कहलाती है। ठीक है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है स्क्रब का पीस। स्क्रब का कपीस जो है यानी मरुस्थल में जो छोटे छोटे झाड़ियों के पेड़ मिलते हैं उन झाड़ियों के पास बनने वाली जो स्थलाकृति होगी, यानी मिट्टी के द्वारा जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनके पास अगर मिट्टी का जमाव किया जाता है तब वहाँ पर बनने वाला बालू का स्तूप जो है वो स्क्रब का कपीस कहलाता है। अब देखिए अगर हम बताएं कि सर्वाधिक जो अपने बालू का स्तूप हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, तो ये बनते हैं अपने जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। और अगर पूछे कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो ये अपने जोधपुर में बनते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में और सर्वाधिक बालू का स्तूप जो हैं वो जैसलमेर में। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बरखान है, बरखान सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं, तो हमें बताना है शेखावाटी क्षेत्र में। अगर अपन से पूछे कि समकोणीय बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं तो जोधपुर बाड़मेर में। अब अगर आपसे पूछे कि रेखीय या फिर अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप हैं ये सब सर्वाधिक कहाँ बनते हैं तो जैसलमेर में बनते हैं। हमादा की पूछे तो हमादा या फिर तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं तो ये अपने सर्वाधिक जैसलमेर में। या फिर आपसे पूछे सूरतगढ़ जो है श्रीगंगानगर में वहाँ पर बनते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं तो जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं तो ये अपने जोधपुर में बनते हैं। अगले अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में। अब देखिए अपन बात करते हैं सेकंड पोर्शन मरुस्थल का। जो सेकंड पोर्शन है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर बागड़ प्रदेश, यानी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है।
अब इसमें इसको भी अपन ने 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। तो फर्स्ट जो अपना भाग है इसको बोलते हैं लूनी बेसिन, दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा शेखावाटी क्षेत्र और चौथा जो अपना क्षेत्र है इसको बोलते हैं अपन घग्गर बेसिन। तो जो फर्स्ट अपना जो है इसमें जो फर्स्ट है इसको अपन गौड़बाड़ बेसिन या फिर नेहड़ रन या फिर लवणीय पादप यानी लूनी का जो अपवा क्षेत्र है उसको अपन गौड़बाड़ बेसिन बोलते हैं। इसमें जो मुख्यतः जो ज़िले आते हैं जैसे इसमें आ गया पाली, नागौर, और बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक लवणीय पादप मिलते हैं, नेहड़ या फिर रन या फिर दलदली भूमि जालौर में बोलते हैं इसको, और गौड़बाड़ बेसिन में पाली है, जालौर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये सारे गौड़बाड़ बेसिन कहलाते हैं। यानी लूनी का जो अपवा क्षेत्र है उसको अपन गौड़बाड़ बेसिन बोलते हैं। दूसरा है अपना ये जो भाग है दूसरा भाग इसका नाम है नागौरी उच्च भूमि, और नागौरी उच्च भूमि में इसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलती हैं और सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में मिलती हैं। दूसरा यहाँ पर इसी का नाम है कुबड़ या फिर बांका पट्टी, यानी नागौर और कुछ क्षेत्र अजमेर का जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है उसको अपन कुबड़ या फिर बांका पट्टी कहते हैं। तीसरा शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र में या शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है, इसमें अपन जोहड़ जो अपने पानी के कच्चे कुएं होते हैं उनको अपन जोहड़ बोलते हैं। सर किसको बोलते हैं? सर है जो मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब हैं उनको अपन सर बोलते हैं, और बीड़ यानी चारागाह भूमि उसको अपन झुंझुनू में बीड़ बोलते हैं। चौथा है अपना ये जो अपना घग्गर बेसिन जो है, घग्गर बेसिन में जो इसका विस्तार है वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जी और एच, जी का श्री गंगानगर, एच का हनुमानगढ़। यहाँ पर जो चिकनी एवं जो उपजाऊ जो मिट्टी मिलती है उसको अपन काठी या फिर बग्गी कहते हैं। तो ये था अपना अर्धशुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन बता दी। 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है वो अपना अर्धशुष्क मरुस्थल में कहलाता है। ठीक है, अब मैंने इसके 4 पार्ट बता दिए थे, तो मैं पहला इसमें जो पार्ट है वो है अपना लूनी बेसिन, पहला जो है वो है लूनी बेसिन। दूसरा जो मैंने इसमें बताया था वो है नागौरी उच्च भूमि, और तीसरा जो मैंने इसमें बताया है वो तो मैं शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, और चौथा जो है इसमें वो है घग्गर बेसिन। तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया था, 4 भागों में अर्धशुष्क मरुस्थल को डिवाइड किया था। यानी अरावली के पश्चिम में जो अपना क्षेत्र है वो अपना शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। शुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी थी 0 से 25 सेंटीमीटर के क्षेत्र में, और जो अपना शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल में मैंने बताया था कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, 2 प्रदेश बता दिए थे। बालू का स्तूप युक्त जो अपने प्रदेश थे वो 58.5% भाग पर, मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 58.5% भाग पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश थे, यानी वहाँ पर बालू का स्तूप बनते हैं, और 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, यानी वहाँ पर जो मरुस्थल है वो पथरीली चट्टान के रूप में पाया जाता है। इसको अपन ने डिवाइड किया था। फिर हमने बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में बताया था कि जो अपने बालू का स्तूप के प्रकार हैं, कौन कौन से बालू का स्तूप बनते हैं। तो हमने पढ़ा था बरखान पढ़ा था, फिर समकोण पढ़ा था, अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप पढ़े थे, फिर तारानुमा बालू का स्तूप पढ़ा था, फिर सीफ पढ़ा था अपन ने, फिर स्क्रब का पीस और पैराबोलिक बालू का स्तूप पढ़े थे। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप बनते हैं वो जैसलमेर जिले में बनते हैं, ये बता दिया। सभी प्रकार के बालू का स्तूप हमारे कहाँ, जोधपुर में बनते हैं।
और जो हमादा जो मैंने बताया था बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश था, वहाँ पर जो बालू का स्तूप बनता है वो सिर्फ एक ही है, उसको अपन जानते हैं किसके नाम से, तारानुमा बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। फिर जो इसका सेकंड पोर्शन था मरुस्थल का, वो था अपना अर्धशुष्क मरुस्थल, या फिर इसी जो ये क्षेत्र है इसी को अपन बागड़ के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने तुम्हें जब डेफिनेशन बताई थी कुछ प्रदेशों की, तो उसमें बताया था कि बागड़ प्रदेश कौन सा है। तो जो बागड़ प्रदेश है इसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है अपना नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, तीसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं, चौथा जो है अपना घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं। तो लूनी बेसिन में मैंने बता दिया था, लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जानते हैं, इसको नेहड़ रन या दलदली भूमि, इसी को टाट के नाम से भी जानते हैं। और गोडवाड़ बेसिन में मैंने डिस्ट्रिक्ट भी बता दिए, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, ये अपने गोडवाड़ बेसिन में आते हैं। नेहड़ या रन जो या फिर टाट या दलदली भूमि जो सर्वाधिक है वो जालौर में, या कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी आता है। लवणीय पादप जो सर्वाधिक मिलते हैं वो बाड़मेर में मिलते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर जो लूनी नदी है वो क्या है, खारी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लवणीय पादप पाए जाते हैं। दूसरा है अपना कौन सा, नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र। नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे डेडवाना, डेगाना, नवा, कुचामन, ये सारी खारे पानी की झीलें ये सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं, नागौर में मिलती हैं। और यहीं पर क्या है, एक क्षेत्र है कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, जो नागौर प्लस कुछ अजमेर का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो फ्लोराइड की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही कुबड़ या फिर बांका पट्टी पड़ गया है। अब तीसरा जो अपना क्षेत्र है वो है शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र में हमने जोहड़ पढ़ा। जोहड़ क्या है, पानी के कच्चे कुएं हैं। सर क्या है, जो मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब है उनको अपन सर बोलते हैं। अगला है अपना बीड़, यानी जो झुंझुनू है उसमें जो चारागाह क्षेत्र है या चारागाह जो भूमि है उसको अपन बीड़ के नाम से जानते हैं। अगला जो अपना लास्ट जो इसमें क्षेत्र बच जाता है वो चौथा, उसको घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं। और घग्गर बेसिन यानी घग्गर नदी पहले हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दोनों डिस्ट्रिक्टों से होकर बहती थी, आजकल ये अंतःप्रवाह की नदी हो गई है, ये आती ही नहीं है यहाँ तक बहती हुई, इसलिए जो क्षेत्र है अपना वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर जो अपनी चिकनी एवं जो उपजाऊ मिट्टी मिलती है उसका जो नाम है वो काठी या फिर बग्गी के नाम से इसको जानते हैं। तो अपन ने अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया है यहाँ तक कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अरावली के बारे में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। थैंक यू।